Now the next topic is what is the role of international law? रोल ऑफ इंटरनेशनल लॉ है क्या, आखिर इसका क्या किरदार है? तो इसके किरदार में हम इसकी नीड को पढ़ चुके हैं, तो जो उसकी नीड है वहाँ से हम इसका रोल आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्योंकि अगर हमारे पास एक चीज़ की ज़रूरत है तो इसका मतलब है कि जब वो मौजूद होगी तो वो वही जो नीड है उसी के मुताबिक रोल अदा कर रही होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, द फर्स्ट रोल ऑफ इंटरनेशनल लॉ इज़ it is helpful in regulating peaceful relations among nation states. The states know what is expected behavior from them and try to follow these rules and regulations. Thus, unpleasant and confrontational situation is avoided in the presence of international law. So, international law का सबसे अहम जो रोल है, जो सबसे अहम काम है, वो दुनिया में अमन लाना है। इट इस्टेब्लिश पीसफुल रिलेशंस। क्यों, आखिर कैसे अमन लाता है? क्योंकि आजकल जो डिफरेंट स्टेट्स हैं, सो दे नो अबाउट इंटरनेशनल लॉ, दे आर अवेयर ऑफ व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम देम, दे नो दैट हाउ दे वुड शो देयर बिहेवियर, how they would govern their behaviors, how they would follow their foreign policy, how they would follow their national interest. So they have all the guidelines and the rules of international law before them. तो जब इंटरनेशनल लॉ के रूल सारे स्टेट्स को पता है, वो जानते हैं इसको, तो फिर वो उस पर अमल भी करते हैं। और जब अमल करते हैं तो जिसकी वजह से we have peace existing in the world. Remember, the world is peaceful today. There are no wars. There are wars at different places, but they are not very large-scale war. Why the wars or the large-scale wars are prevented? This is because of the presence of international law. The second is that it helps in resolving problems confronted on the international level between states. In the absence, the state might come across a war-like situation. In case a problem arises, both the state try to solve the problem, keeping in mind the actual accepted norms and principles. तो जिस तरह हमने बताया कि इंटरनेशनल लॉ जो डिफरेंट स्टेट्स हैं उनके बीच में जो डिस्प्यूट्स हैं, उनके बीच में जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व कर लेता है। उनको सॉल्व कैसे करता है? थ्रू नेगोशिएशंस, थ्रू टॉक्स एंड थ्रू द गाइडलाइंस विच आर सेट बाय इंटरनेशनल लॉ। तो चूंकि स्टेट्स को इंटरनेशनल लॉ के बारे में पता है, उनको पता है कि उनकी जिम्मेदारियां क्या हैं, उनके हकूक़ क्या हैं, उनकी फ़राइज़ क्या हैं, तो वो उसी के मुताबिक अमल पेरा होते हैं। वो अपने जितने भी उनके मसाइल हैं उनको इंटरनेशनल लॉ के असूलों के मुताबिक उनको सामने रख के उनके ऊपर फैसला करते हैं या उनको फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से इंटरनेशनल लॉ हैज़ हेल्प्ड इन सॉल्विंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स। Even if the problem is not solved by the states can go to ICJ, it can go to International Court of Justice and put the case before it, and then the International Court of Justice would try to solve the problem through international law. तो इसमें क्या हुआ, दोनों स्टेट्स एक अदालत में मौजूद है और वहाँ पे ICJ जो कि एक न्यूट्रल इदारा है वो उनके बीच में फैसला कर देता है और दोनों उस फैसले को मान लेते हैं। और इसकी वजह से दोनों को एम्बैरेसिंग भी नहीं होती, या जो स्टेट हार जाता है जिसके खिलाफ फैसला आता है तो वो एम्बैरस नहीं होता, उसको शर्मिंदगी नहीं होती, क्योंकि जो फैसला है वो अदालत की तरफ से है और वो फिर अदालत के फैसले को तस्लीम करता है, उसको इज्जत देता है और फिर उसके मुताबिक अमल भी करता है। सो दिस मीन्स इंटरनेशनल लॉ हेल्प्स इन solving the disputes between states and also helps in solving different types of problems in the international relations. The third role of international law is it helps the member states resolve their issues by themselves. The states know about international law and the conventions and resolutions passed by various international bodies. The interstate disputes can be amicably resolved such as interstate boundaries, और कुछ मज़ीद मौजूद हैं। इसका मतलब ये है कि जो स्टेट्स हैं क्योंकि उनको इंटरनेशनल लॉ से आगाही हासिल है तो वो खुद ही उन असूलों को, उन्हीं गाइडलाइंस को सामने रख के अपना फैसला करते हैं
दोनों के जो सफारत खाने हैं, दोनों के जो सफ़ीर हैं, दोनों के जो फॉरेन ऑफिस हैं, वो उस मसले को बाकायदा इंटरनेशनल लॉ के ज़रिए स्टडी करके उनका हल निकालते हैं, और इसी तरह उनको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं होती और ना ही उन्हें जंग की ज़रूरत है, क्योंकि उन्हें इल्म है कि उनका जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ थ्रू टॉकिंग होगा, थ्रू नेगोशिएशन सॉल्व होगा, एंड दे नो अबाउट द इंटरनेशनल लॉ एंड हाउ टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। जिस तरह स्टेट बाउंड्रीज हैं, जिस तरह फ्लो ऑफ वाटर है, एक मुल्क से पानी दूसरे मुल्क में आ रहा है, तो इंटरनेशनल लॉ के कवानीन इसके ऊपर मौजूद हैं कि वो पानी कैसे इस्तेमाल होगा, कैसे आप उसको यूज़ करेंगे। इसी तरह मूवमेंट अक्रॉस बॉर्डर्स है, मूवमेंट अक्रॉस बाउंड्रीज है, इसी तरह एयर फ्लाइट्स के रूल्स हैं, इसी तरह नेविगेशन इन हाई सीज हैं, समंदर में मूवमेंट के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं और डिस्प्यूट्स हैं, सो दे आर सॉल्व थ्रू इंटरनेशनल लॉ। The fourth role of international law is that it has helped in specifying rules for diplomacy, which is very important instrument for keeping international relations between states. We know that nowadays international relations are basically operated through foreign affairs. Every country has foreign relations. Every country has a foreign policy, and therefore diplomacy is very active at present. चाहे डिप्लोमेसी किस लेवल पे भी हो, लेकिन पूरी दुनिया के जो स्टेट्स हैं वो आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं और हर मुल्क के दूसरे मुल्क में सफारत खाने हैं, और इस तरह डिप्लोमेसी काफ़ी स्प्रेड हो गई है, काफ़ी एक्सपैंड हो गई है। सो हाउ द डिप्लोमेसी वुड ऑपरेट, what are the rules of diplomacy, what are the rights of diplomacies, what are the duties of diplomats, what are their diplomatic immunities, all these questions, all these the problems are solved by international law। क्योंकि हमें इंटरनेशनल लॉ से जो तारीख़ में डिप्लोमेसी का इर्तिका है, जो तारीख़ में डिप्लोमेसी ने गेन किया है और जो उनको डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्यूनिटीज़ मिले हैं, तो वो हमें इंटरनेशनल लॉ के ज़रिए ही हासिल हो रहे हैं। हमें इंटरनेशनल लॉ के ज़रिए ही उन कानून से और उन अमूर से आगाही हासिल हो रही है। सो इंटरनेशनल लॉ हैज़ अंडरलाइंड द गाइडिंग प्रिंसिपल्स एंड रूल्स फॉर डिप्लोमेटिक मिशन। इंटरनेशनल लॉ ने जितने भी सफारती मिशन हैं उनके लिए रूल्स बनाए हुए हैं, जो कि सारे मुल्क जानते हैं किस तरह उनकी वर्किंग होगी, किस तरह डिप्लोमेटिक स्टाफ का कंडक्ट होगा, उनकी फैसिलिटीज़ क्या हैं, उनके प्रिविलेज क्या हैं, उनकी इम्यूनिटीज़ क्या हैं, उनके इस्तिस्ना क्या हैं, ये सारे हमें इंटरनेशनल लॉ ने प्रोवाइड किए हैं। वहाँ से हमारे पास हासिल हो रहे हैं, हमारे पास आ रहे हैं। फिफ्थ रोल ऑफ इंटरनेशनल लॉ इज़ दैट the states are dependent on one another for meeting various needs and human requirements. International law has a vital role in regulating the interstate trade and business activities. This include the bilateral and multilateral trade agreements. Principles of providing financial assistance to a state, international market policies, etc. मतलब क्या है? मतलब ये है कि आजकल हम देखते हैं कोई भी स्टेट दूसरे स्टेट के बगैर नहीं रह सकता। मतलब है कि the states are interdependent on one another. So therefore the states are conducting different types of activities. What are those different types of activities? They have business, they have commerce, they have trade, they have so many trade activities happening between each other. अब ये ट्रेड कैसे हो, ये कॉमर्स की एक्टिविटीज़ कैसे हो, कैसे नेविगेशन हो, कैसे मूवमेंट ऑफ गुड्स हो, व्हाट आर द पॉलिसी ऑफ इंपोर्ट्स, व्हाट आर द पॉलिसी ऑफ एक्सपोर्ट्स, व्हाट आर द टैरिफ रेट्स, हाउ दे शुड बी रेगुलेटेड, how you would be charging different types of rates on different types of goods. All these matters are being held by and being guidelined by international law, because they, from the treaties, from the agreements, from the resolutions, and from the world body on trade and activities. So we are taking those guidelines from them, and as a result ये जो states हैं ये काफ़ी आसानी के साथ एक दूसरे के साथ ये relations उस्तवार रखे हुए हैं, and they are conducting all these activities in a very fruitful manner, in a very friendly manner. Similarly, international law has a key role in protection and promotion of
social and political institutions. It has protected the rights of individuals against other states and organizations. It has codified and set rules and standards for advancing human rights, women rights, labor rights, child protection, child labor and similarly protection of animals. तो आपको नज़र आ रहा है कि इंटरनेशनल लॉ का फिर दर इख्तियार सिर्फ स्टेट्स तक और उनकी जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन उन तक नहीं है, बल्कि इट हैज़ आल्सो बेनिफिटेड ह्यूमन एज वेल, इट हैज़ आल्सो बेनिफिटेड इंडिविजुअल एज वेल। तो किस तरह इन्होंने इनफरादी सतह पे एक फ़र्द को भी काफ़ी अहमियत दी है, क्योंकि इसके बारे में डिफरेंट रेजोल्यूशंस हैं, डिफरेंट एग्रीमेंट्स हैं, जिनमें हमें बाकायदा और जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उनको हकूक़ हासिल हैं, एंड द स्टेट्स आर फॉलोइंग दैम, and the states are trying that these rules, these rights are not violated. So international law is very important. It has a very great role in setting rules and standards for all people, not for people even, but also for protection of animals, for protection of wildlife. इसी तरह लोगों में they have set rules for individuals, they have set rules for women, for child rights, for slave आजकल तो slave नहीं है, prisoners, so how the prisoners would be treated if they are caught in a war, so how they would be treated, what kind of facilities they should be given, and they should not be punished brutally. So all these things, all these guidelines are being set by the international law. As a result, most of these rights are now given legal status by member countries through their legislation. कि ये जो इंटरनेशनल लॉ की गाइडलाइंस हैं, जिसमें डिफरेंट इंडिविजुअल्स के और डिफरेंट ग्रुप्स के जो राइट्स गिवन हैं और रूल्स ऑफ मोरालिटी गिवन हैं, इतने अहम हैं कि बाकायदा दुनिया में बहुत से ममालिक ने उनको बाकायदा अपने आइन का हिस्सा बना दिया है, अपने कानून में उनको डाल लिया है. दे वर पास्ड बाय द लेजिस्लेचर एंड आर गिवन लीगल स्टेटस ताकि इसको फॉलो किया जाए. तो इसी तरह तकरीबन बहुत से ममालिक दे आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट वुमेन राइट्स, दे आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट चाइल्ड राइट्स, इंडिविजुअल राइट्स, human rights, wildlife protections, environmental protections, and so on. So these were some of the important role of international law.